डियर स्टूडेंट, आज हम आपको फोटोकेमिस्ट्री का एक नया टॉपिक क्वांटम यील्ड पढ़ाने जा रहे हैं। क्वांटम एफिशिएंसी भी कहते हैं इसे, क्वांटम दक्षता हिंदी में, या क्वांटम लब्धि कहते हैं। ये क्वांटम लब्धि है क्या, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। आपने लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री पढ़ा, जिसमें स्टार्क आइंस्टीन का इक्विवेलेंस लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में आपने देखा, जो प्रकाश रासायनिक तुल्यता का जो नियम है, उसमें हमने आपको समझाया था कि एक क्रियाकारक अणु एक फोटॉन का अवशोषण कर अपघटित हो जाता है या एक्टिवेटेड हो जाता है। वहां 1:1 का नियम लागू होता है। 1:1 का मतलब 1 फोटॉन 1 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल्स 1 फोटॉन का अवशोषण कर अपघटित हो जाता है। तो वहां 1:1 का नियम अच्छी तरह से लागू है और होता भी, जिसे हम प्राथमिक प्रोसेस कहते हैं। इसका मतलब है प्राथमिक जो प्रोसेस है उसमें 1:1 का नियम लागू होता है। एक रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स एक फोटॉन का अवशोषण कर उत्पाद में अपघटित हो जाता है, और यह उत्पाद अन्य कोई अभिक्रिया नहीं करता है। वहां ही तो यह नियम लागू होता है। लेकिन उस दशा में क्या होगा जब अभिक्रिया आगे भी जारी रहती, मतलब जैसे चेन रिएक्शन, वो चेन रिएक्शन से कई अभिक्रिया आगे हो जाती, जिसको हम सेकेंडरी प्रोसेस कहते हैं, द्वितीयक प्रक्रम कहते हैं। फर्स्ट प्रक्रम में यह लागू होता है 1:1, लेकिन उत्पाद भी अभिक्रिया में भाग लेने लग जाता है, तब यह नियम लागू नहीं होता। जैसे चेन अभिक्रियाएं, इनमें क्या होता है, क्रियाकारक अणुओं की संख्या और अवशोषित फोटॉन की संख्या एक जैसी नहीं रहती, 1:1 के अनुसार नहीं रहती। ऐसी अभिक्रियाओं में एक फोटॉन के अवशोषण से एक से अधिक अणु भी अपघटित हो सकते हैं, या एक फोटॉन के अवशोषण से एक से कम अणु भी अपघटित हो सकते हैं। उस दशा में ये प्रकाश रासायनिक तुल्यता का 1:1 नियम लागू नहीं होगा। इसे समझाने के लिए क्वांटम लब्धि टर्म काम में ले रहे हैं। यहां क्वांटम लब्धि क्रियाकारक अणुओं की संख्या और अवशोषित फोटॉन की संख्या के मध्य संबंध को दर्शाता है। अब कितने फोटॉन डाले गए, उसमें कितने क्रियाकारक अणु डिकम्पोज हुए या अपघटित हुए या अभिक्रिया में भाग लिया, इसके मध्य संबंध स्थापित करने के लिए क्वांटम लब्धि, क्वांटम यील्ड टर्म काम में लेते हैं। क्वांटम यील्ड क्या है, अब इसकी परिभाषा दें तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में एक निश्चित समय में क्रियाकारक अणुओं की संख्या, अर्थात एक निश्चित समय में क्रिया करने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या, अब कितने अणु क्रिया कर रहे हैं, और उसी समय में अवशोषित फोटॉनों की संख्या का अनुपात क्वांटम यील्ड कहलाता है। यह हमने परिभाषा लिखी हुई है। किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि का मान एक निश्चित समय में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या, अब कितने अणु क्रिया कर रहे हैं और कितने फोटॉन अवशोषित हुए, इसका अनुपात, रेशियो क्वांटम यील्ड कहलाता है। आप समझ गए?
इसको साइन सी से व्यक्त करते हैं, फाई से। एक निश्चित समय में क्रिया कारक अणुओं की संख्या, उसी समय में अवशोषित प्रोटॉनों की संख्या, यह अनुपात है क्रियाकारक अणुओं की संख्या और कितने प्रोटॉन अवशोषित हुए उनका अनुपात। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक निश्चित समय में क्रिया करने वाले पदार्थ के मोलों की संख्या, समय में क्रिया करने वाले पदार्थ के मोलों की संख्या। अब कितने मोल पदार्थ के कितने मोल अब क्रिया कर रहे हैं एक निश्चित समय में, और उसी समय अवशोषित आइंस्टीन की संख्या। अब हमने आइंस्टीन की परिभाषा देते हैं। आइंस्टीन संख्या का मतलब यह है एक मोल अणुओं द्वारा अवशोषित ऊर्जा की मात्रा आइंस्टीन संख्या कहलाती है। ये हमने पहले पढ़ा चुके वीडियो में। तो यहां मोलों की संख्या की बातें हो रही है। अब पदार्थ के कितने मोल अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और यहां आइंस्टीन कितने आइंस्टीन की संख्या अवशोषित हुई। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, फोटोकेमिकल अभिक्रिया की रेट, दर, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर ये होगी कि एक निश्चित समय में क्रिया करने वाले पदार्थ के मोलों की संख्या, एक अभिक्रिया की दर ही कहेंगे, और अवशोषित आइंस्टीन की संख्या। इस प्रकार कह सकते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन, रेशो अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा, रेडिएशन लाइट एनर्जी, अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा। तो ये अनुपात क्वांटम लब्धि कहलाता है। अब क्वांटम लब्धि हम बता चुके, प्राइमरी प्रोसेस में तो फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ के अनुसार 1:1 होता है, इसका रेशियो होता है। अर्थात क्वांटम लब्धि का मान क्या होगा? 1। अवशोषित प्रोटॉनों की संख्या, क्रियाकारक अणुओं की संख्या और अवशोषित प्रोटॉन की संख्या, तो इनका हमेशा 1 रहेगा। 5 क्रियाकारक अणुओं की संख्या तो 5 प्रोटॉनों की संख्या। तो क्वांटम लब्धि प्राथमिक प्रोसेस में हमेशा 1 रहती है। लेकिन देखा गया कि अभिक्रियाओं की फोटोकेमिकल रिएक्शन की क्वांटम लब्धि का मान 0 से 10⁶ तक होता है, यहां तक होता है। 0 का मतलब जब अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है तो डिकम्पोज नहीं होता, उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता, वहां क्वांटम लब्धि का मान 0 होगा। अब क्वांटम लब्धि का मान 1 नहीं होता, इसको समझाने के लिए हम बता चुके क्वांटम यील्ड क्या है। इनका मान 0 से 10⁶ तक हो सकता है, लेकिन सामान्यतः देखा गया ये जो मान होता है 0.04 से 10⁶ होता है क्वांटम लब्धि का मान। फोटोकेमिकल अभिक्रियाओं में क्वांटम लब्धि का मान यहां से यहां तक के होता है। हमने कई अभिक्रियाएं समझाएंगे आपको, अब किसका कितना होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन क्वांटम लब्धि। क्वांटम लब्धि यदि हम कहें यदि 1 है तब तो ठीक है, क्वांटम लब्धि कम भी हो सकती है किसी अभिक्रिया की, और क्वांटम लब्धि किसी अभिक्रिया की ज्यादा भी हो सकती है 1 से। तो हम यहां आपको समझाने जा रहे हैं हाई क्वांटम यील्ड और लो क्वांटम यील्ड, उच्च क्वांटम लब्धि और निम्न क्वांटम लब्धि किसे कहते हैं। अब आप आइए, हाई क्वांटम यील्ड, लो क्वांटम, ये तो समझा चुके क्वांटम लब्धि है क्या। प्राइमरी प्रोसेस में तो हम बता चुके 1:1 का नियम लागू होता है, लेकिन जब सेकेंडरी प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, उत्पादी अभिक्रिया में भाग लेना शुरू हो जाता है, जैसे चयन अभिक्रियाओं, तो वहां 1:1 का नियम लागू नहीं होता। वहां क्वांटम लब्धि 1 से विचलित हो जाती, डेविएशन हो जाता है, तब हाई क्वांटम यील्ड और लो क्वांटम यील्ड प्राप्त होते हैं।
हम जब वन फोटॉन वन मॉलिक्यूल्स प्रकाश रासायनिक तुल्यांक नियम के अनुसार एक फोटॉन एक अणु का अवशोषण करते हैं तो बच्चों क्वांटम लब्धि क्या होगी? जब एक फोटॉन से एक से अधिक अणु डिकम्पोज होते हैं, अपघटित होते हैं, एक फोटॉन की संख्या क्या है? एक से अधिक अणु डिकम्पोजिस हो रहे हैं, मान लीजिए 2 या 3 हो, तो क्वांटम लब्धि का मान क्या होगा? ग्रेटर देन 1। एक फोटॉन से एक से अधिक अणु अपघटित हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, तो जायज है कि रेशियो की बातें करें, ग्रेटर देन 1 हुई क्वांटम लब्धि। ऐसी अभिक्रियाओं की क्वांटम लब्धि का मान हाई क्वांटम फील्ड कहलाता है। समझे? जब एक फोटॉन से एक से कम अणु डिकम्पोज होते हैं, फोटॉन एक है और एक से कम अणु डिकम्पोज होते हैं, विघटित होते हैं, तो क्वांटम लब्धि क्या होगी? लेस देन 1। तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए क्वांटम लब्धि को हम लो क्वांटम फील्ड कहते हैं। अब आप समझ गए, हाई क्वांटम फील्ड जो ग्रेटर देन 1 हो, लो क्वांटम फील्ड जिन अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि 1 से कम। तो हम अब आपको ये बता चुके हाई क्वांटम फील्ड और लो क्वांटम फील्ड क्या है और क्वांटम लब्धि क्या होती है, कहां से कहां तक हो सकती है, पर तो सामान्य देखा गया है ये यहां तक। हाई क्वांटम फील्ड और लो क्वांटम फील्ड क्या है ये आप समझ चुके हैं। अब हम आपको हाई क्वांटम फील्ड और लो क्वांटम फील्ड के क्या कारण है, अब फोटोकेमिकल रिएक्शन में कुछ अभिक्रियाओं की क्वांटम फील्ड 1 से कम होती है अर्थात लो क्वांटम फील्ड होती है, और कुछ की क्वांटम फील्ड ग्रेटर देन 1 होती है, हाई क्वांटम फील्ड होता है। क्वांटम फील्ड का मान ध्यान दीजिए, अब इस टेबल पर बिल्कुल समझा चुके, हम समझा रहे हैं क्वांटम फील्ड क्या है समझा चुके। हम ये समझाएंगे रीजन ऑफ हाई क्वांटम फील्ड, हाई ग्रेटर देन 1, ये कब कब हो सकता है, कब होता है? पहला कारण रीजन when one molecule absorbs by one photon absorbs by one molecule। जब एक फोटॉन को एक अणु अवशोषित कर क्या जाता है? एक्साइटेड हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। जब ये सक्रिय हो जाता है तो ये सक्रिय अणु अपने पड़ोसी अणु को भी डिसोसिएट कर देता है, तब हाई का मान क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। हाई क्वांटम फील्ड देखिए, यहां ध्यान दीजिए, ये अणु है, फोटॉन का अवशोषण किया, एक फोटॉन का अवशोषण करके ये एक्साइटेड हो जाता है, ये सक्रिय हो जाता है। अब ये सक्रिय अणु अपने पड़ोसी दूसरे एक भी अणु को सक्रिय कर उसको वियोजित कर देता है, अर्थात उसको भी उत्पाद में बदलने के लिए प्रेरित कर देता है। तो ये होगा प्राइमरी प्रोसेस और ये होगा सेकेंडरी प्रोसेस। तब हाई का मान ग्रेटर देन हाई क्वांटम फील्ड। दूसरा कारण चेन अभिक्रियाओं में, जो चेन अभिक्रियाएं होती हैं, कितनी कई स्टेप होते हैं चेन अभिक्रियाओं में, लेकिन जो मूल अणु होता है वो केवल एक ही फोटॉन का अवशोषण करता है। जब एक अणु का फोटॉन करके का अवशोषण कर अणु चेन अभिक्रिया आरंभ कर देता है, एक फोटॉन का अवशोषण करके अणु चेन अभिक्रिया प्रारंभ कर देता है, तब भी हाई का मान ग्रेटर देन 1 होगा। ध्यान दीजिए, एक उदाहरण के रूप में हमने क्लोरीन अणु एक फोटॉन का अवशोषण कर रहा है, क्लोरीन रेडिकल बदल गए, एटम बदल गए, प्राइमरी प्रोसेस। ये चेन अभिक्रिया आगे जारी रहती है, ये H
ये सेकेंडरी प्रोसेस तो है ना। प्राइमरी प्रोसेस के साथ साथ सेकेंडरी प्रोसेस शुरू हो जाता है, तब क्वांटम फील्ड का मान ग्रेटर देन 1 होगा। तीसरा कारण, when intermediate act as a catalyst, जब कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक प्रोटॉन का अवशोषण करता है तो यहां इंटरमीडिएट भी बनता है अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रिया में माध्यमिक यौगिक भी बनता है। जब माध्यमिक यौगिक ही कैटलिस्ट का कार्य करने लग जाए, अर्थात वो अन्य अणुओं को भी उत्पाद में बदल देता है, तब भी फाई का मान ग्रेटर देन 1 होगा। अर्थात एक प्रोटॉन से एक से अधिक अणु डिकम्पोज हो रहे हैं। चौथा कारण, when heat emitted and excited to other molecules, जब अणु प्रोटॉन का अवशोषण करता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो उस एक्टिवेटेड सक्रिय अणु की जो कुछ ऊर्जा है वो उष्मा में परिवर्तित हो जाए, और ये परिवर्तित उष्मा किसी अन्य अदर मॉलिक्यूल को एक्साइटेड करके उत्पाद में परिवर्तित कर दे, वियोजित कर दे। लेकिन ये अणु प्रोटॉन का अवशोषण एक्साइटेड हो, यहाँ इसमें हीट एनर्जी निकली, उष्मा ऊर्जा निकली, ये उष्मा ऊर्जा अन्य पड़ोसी मॉलिक्यूल्स को भी एक्साइटेड कर देती है और वो भी उत्पाद में बदल जाता है। तो इस प्रकार भी फाई का मान ग्रेटर देन 1 हो। अगला कारण, when activated molecules collide to other molecule, अणु एक प्रोटॉन का अवशोषण करते हैं तो एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल किसी दूसरे अणु से क्या करता है, ये टकराता है। जब ये टकराता है तो दूसरा अणु भी एक्साइटेड हो जाता है और वो भी उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से एक चेन शुरू हो जाती है। एक ए मॉलिक्यूल प्रोटॉन का अवशोषण एक्साइटेड होगा, ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को भी एक्साइटेड कर देता है, ए डैश स्टार। ये अणु किसी अन्य अणु को भी एक्साइटेड कर देता है, ए डबल डैश स्टार से दर्शाया गया है यहाँ। इस तब भी फाई का मान ग्रेटर देन बच्चों 1। तो ये कुछ कारण है, रीजन है, जिसके कारण से फोटोकेमिकल अभिक्रियाओं के क्वांटम फील्ड का मान ग्रेटर देन 1 होता है, अर्थात हाई क्वांटम फील्ड होता है। क्लियर? उतारने आप आसानी से सुन। अब अगला देखिए, रीजन ऑफ लो क्वांटम फील्ड, लेस देन 1। ये कब कब होगा लो क्वांटम फील्ड के, क्या कारण है? हमने पहला कारण बताया है, प्रोटॉन के अवशोषण से सक्रिय अणु प्रोडक्ट में बदलने से पूर्व ही डीएक्टिवेटेड हो जाए। ये भी हो सकता है। मान लीजिए कोई अणु प्रोटॉन का अवशोषण कर रहा है, एक्टिवेटेड हो जाता है, लेकिन किसी कारण से दशा अनुकूल नहीं है तो उत्पाद में बदलने से पहले ही डीएक्टिवेट हो जाता है, डिसएक्टिवेट हो जाता है। तब फाई का मान लेस देन 1 होगा। फाई का मान लेस देन 1, एक कारण तो ये। दूसरा कारण, when activated molecules deactivated molecules से कोलाइड कर अपनी ऊर्जा को खो दे, तब भी फाई का मान लेस देन 1 होगा। अणु एक प्रोटॉन का अवशोषण कर रहा है, एक्टिवेटेड हो जाता है। ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स किसी इनएक्टिवेट अणु से टकरा जाता है, जैसे ये दिखा रखा देखो, और अपनी ऊर्जा को खो देता है, ये भी डीएक्टिवेट हो जाता है। तब भी फाई का मान लेस देन 1 होगा, अर्थात लो क्वांटम फील्ड। तीसरा, जब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स में से कुछ अणुओं की इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती, अणु एक्टिवेटेड हो गए लेकिन सभी उत्पाद नहीं बदल लेंगे, क्योंकि सभी को उतनी पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती कि वो उत्पाद में बदल सके, तब भी
फाई का मान लेस देन 1 होगा, लो क्वांटम यील्ड होगा। अगला रीजन, जब प्राइमरी प्रोसेस शुरू होता है, प्राइमरी प्रोसेस समझ गए, एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करके सक्रिय होता है। जब प्राइमरी प्रोसेस रिवर्स दिशा में चलना प्रारंभ हो जाए, फर्स्ट दिशा में चलना प्रारंभ हो जाए, देख लीजिए ये एक मॉलिक्यूल से एक फोटोन का अवशोषण एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन रिवर्स दिशा में, विपरीत दिशा में, फर्स्ट दिशा में अभिक्रिया शुरू हो जाती है, तब भी फाई का मान लेस देन 1 होगा, अर्थात लो क्वांटम। तो ये कुछ कारण है लो क्वांटम यील्ड और हाई क्वांटम यील्ड के। अब कब कब संभावना किन किन कारणों से लो क्वांटम यील्ड का मान आता है, किन किन कारणों से हाई क्वांटम यील्ड का मान। तो आज हमने डियर स्टूडेंट्स पढ़ाया क्वांटम यील्ड क्या होता है, उसके बारे में डिटेल पता है। अब 0 से 10 के पावर 6 तक हो सकता है, क्यों हो सकता है ये भी बताया। क्वांटम यील्ड आपको पता है एक रेशियो, अनुपात है किस किस का, एक निश्चित समय में क्रियाकारक अणुओं की संख्या और उसी समय उपस्थित, उसी समय में अवशोषित फोटोनों की संख्या, ये एक अनुपात है, रेशियो है, इट इज द रेशियो। फिर हमने हाई क्वांटम यील्ड, लो क्वांटम यील्ड क्या होता है ये समझाया, और अब हम आपको ये समझा चुके हैं रीजन ऑफ हाई क्वांटम यील्ड और रीजन ऑफ लो क्वांटम यील्ड, क्या क्या कारण है इनके, ये हमने आपको डिटेल में बताया। और भी डिटेल पढ़ने के लिए आप मोना प्रकाशन अलवर की बुक्स पढ़िए, उसमें विस्तृत रूप से आपको दिया हुआ है जो आपकी कंपटीशन और विश्वविद्यालय महाविद्यालय की परीक्षाओं में काम आए। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आरआर कॉलेज अलवर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। इंटरेस्ट लीजिए, केमिस्ट्री में बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, आप घबराइए नहीं, केमिस्ट्री से आप मेहनत कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और मुस्कुराइए, हंसिए। थैंक यू वेरी मच।